नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। बात करेंगे संस्कृत पेडागोजी पार्ट नंबर 2 के। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस अकॉर्डिंग है दोस्तों। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा और इसके पहले बारी कि संस्कृत पेडागोजी को सॉल्व कैसे करें, वो वाला भी वीडियो, तो पूरी कंप्लीट तैयारी चल रही है। ठीक है, बिल्कुल फुल एंड फाइनल सिलेक्शन वाली तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, पहला पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 15 बेहतरीन लाजवाब रहेंगे और टारगेट है भैया कि 15 में से 15 की तैयारी करना और संस्कृत पेडागोजी में, ठीक है, के साथ साथ 30 में 30 मार्क की अटेंड करना। और 9 PM में आपकी लाइव क्लास चलती है, वो भी आप लोग अटेंड करें। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम वर्ते, अर्थात दोस्तों सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। अगर हम समाज के दृष्टि से देखें, जो हमारा समाज है, ठीक है, सामाजिक होता है, यानी कि समाज, तो समाज के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आपका धनार्जन, यानी कि धन प्राप्त करना, धन अर्जन करना, धन कमाना, या व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, या अवकाश का सदुपयोग करना कि छुट्टी मिलती है उसका चलिए सदुपयोग कर लेते हैं, या मानव जीवन से सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो सामाजिक दृष्टि जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों, वह होता है मानव जीवन से सर्वांगीण विकास करना, अर्थात मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। इसीलिए बोलते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता में सबसे बड़ा योगदान सभी शिक्षकों को होता है। तो आप सभी भावी शिक्षकों को नमन है, जय हिंद दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, जितने मेरे भाई बहन है, शिक्षक बंधु गृहिणी हैं, जिनका सपना अध्यापक बनना, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कंठस्थ तु या विद्या कस्याः शिक्षण पद्धतया मूल स्रोतो अस्ति, अर्थात दोस्तों कंठस्थ तु, या देखिए कंठस्थ करने की जो विद्या होती है, कस्याः शिक्षण पद्धति, कौन से शिक्षण की पद्धति का मूल स्रोत है दोस्तों। तो कंठस्थ करने की बात कर रहे हैं, विद्या को कंठस्थ करना कौन सा शिक्षण पद्धति का मूल स्रोत माना जाता है। आपके पाठ्य पुस्तक पद्धति का, प्रत्यक्ष पद्धति का, या पाठशाला पद्धति का, या दोस्तों आपके समन्वय पद्धति को माना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कंठस्थ करने की जो विधि मानी जाती है, ठीक है, वह कौन से शिक्षण की पद्धति का मूल स्रोत है कि कोई भी कंठस्थ करना यानी याद करना, तो आप सभी लोग जानते। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वह होना चाहिए दोस्तों पाठशाला पद्धति। ठीक है, जो आपकी पाठशाला पद्धति है यह कहती है, क्या कहती है, कंठस्थ करने के लिए कहती है, अर्थात दोस्तों पाठशाला विधि यानी कि पंडित प्रणाली विधि से भी बोलते हैं, पंडित प्रणाली परंपरागत शिक्षण विधि बोलते हैं। और ये आपकी भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति का प्रतिनिधित्व भी करती है। प्राचीन जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, पाठशाला विधि जो है, ये क्या प्रतिनिधित्व भी करती है, जो पाठशाला, आश्रम, गुरुकुल, मठ, जो विद्यापीठ में प्रचलित थी आपकी, ठीक है। और पाठशाला विधि में शिक्षण बहुधा मौखिक होता है। और पाठशाला विधि के उद्देश्य हो गए ज्ञान को हृदय में करना, ठीक है, सत्वचरित्र का निर्माण करना, और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो गई, शास्त्रार्थ में प्रशिक्षित करना, ठीक है, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना, प्राचीन धार्मिक शिक्षा में अभिरुचि उत्पन्न करना, ये सभी पाठशाला शिक्षा के आप क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। और गुण की बात करते हैं, इसका गुण होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यह कंठस्थ करने की विधि है, यानी कि दोस्तों ये आपके कंठस्थीकरण को प्रमुखता प्रदान करती है आपकी पाठशाला विधि। ठीक है, स्मरण शक्ति पर जोर अधिक दिया जाता है, क्योंकि कंठस्थ याद करना, याद करने से स्मरण शक्ति पर जोर पड़ेगा, ये होती है पाठशाला विधि के गुण। आवृत्ति से उच्चारणगत दोष समाप्त हो जाता है। आवृत्ति यानी अगर बार बार वही चीज हम रटेंगे तो भैया बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो ये उच्चारणगत से क्या दोष समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, वेलकम, अभिनंदन है। संपूर्ण तैयारी चल रही है सिलेक्शन की। अधोक्ताय विधेय कठिन निवारण विधेय इति नामना प्रसिद्ध है। देखिए संस्कृत में आपका देखिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनुवाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया। हमें हिंदी तो आती है, हिंदी जन्मजात भाषा होती है, मातृभाषा होती है, ठीक है। तो अधोक्ताय विधि, अधोक्ताय मतलब अधिक विधि, ठीक है, नॉर्मल समझिए। मैं भी कोई संस्कृत का शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। पूरा पूरा 80% हिंदी के शब्द होते हैं। तो अधोक्ताय विधि कठिन निवारण विधि, यानी कठिन निवारण विधि। अब ये शब्द आपको समझ में आ गया कि पूछ रहा है कठिन निवारण विधि कौन है। तो कठिन निवारण विधि उद्बोधन विधि होती है,
प्रवचन विधि होती है, या आपकी स्पष्टीकरण विधि होती है, या तीनों होती हैं। तो दोस्तों अधोक्ताय विधि यानी इन सभी में से आपका जो हिंदी में होता है कि अधोलिखित इनमें से या निम्नलिखित, वही आपका यहाँ पर भी लिखा है कि अधोक्ताय विधि यानी इनमें से कठिन निवारण विधि कौन कौन से हैं। तो उद्बोधन विधि भी आपकी कठिन निवारण विधि है, प्रवचन विधि भी और स्पष्टीकरण विधि भी, यानी कि एतेत रहे, यानी कि ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये तीनों विधि आपकी कठिन निवारण विधि कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, राइट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उच्चारण शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारणाम दीनाम चा सोपानम अवसरे शिक्षकेण कह विधि अनुसरणीय है। अर्थात दोस्तों उच्चारण शिक्षण, ठीक है, अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारण और आपके सोपान, चा मतलब होता है और, ठीक है, सोपानम अवसर यानी सोपान के अवसर में शिक्षकेण यानी शिक्षण का कौन सी विधि अनुसरण की जाती है। यानी कि उच्चारण शिक्षण में अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारण सोपान के अवसर पर ये जो शिक्षकेण यानी कौन से शिक्षक का दोस्तों विधि अनुसरण की जाती है। ठीक है, कौन से शिक्षण की, प्रश्नोत्तर विधि की, व्यवहार विधि की, अनुकरण विधि की, परिष्कृत विधि। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान होता है। सभी दोस्तों को नमन है, जय हिंद दोस्तों, क्योंकि माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है दोस्तों कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, 101% होगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि तैयारी दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं दोस्तों कि ये हमारी जो विधि किस अनुसरण से करती है, उच्चारण शिक्षण, अनुवाचन प्रश्नोत्तर, कठिन निवारण, सोपानम अवसरे, ये होती दोस्तों आपकी, राइट ऑप्शन जाएगा परिष्कर विधि की बात करेंगे। कौन सी होती दोस्तों, यह परिष्कर विधि की बात करते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा परिष्कर विधि। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पाठ्य पुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणाम पूर्व ज्ञानस्य धारिताय कथ्यन्ते। अर्थात दोस्तों पाठ्य पुस्तक की प्रारंभ में यानी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में छात्रों का पूर्व ज्ञानस्य धारिता मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर कथ्यते यानी बोलना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की प्रारंभ में छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर कथ्यते किसे बोला जाता है, प्रस्तावनात्मक प्रश्न को बोला जाता है, आवृत्त्यात्मक प्रश्न को बोला जाता है, या आपके निदानात्मक प्रश्न को बोला जाता है दोस्तों, या आपके बोधात्मक प्रश्न को बोला जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है, किसे बोला जाता है। तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु ज्ञानी है, सर्वज्ञ दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रस्तावनात्मक प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे होता है जो प्रस्तावना लिखते हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, जो आपको पता है वो प्रस्तावना लिखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में छात्रों के जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है उसे प्रस्तावनात्मक प्रश्न बोलते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर है, हर एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन सर्वोपरि है। भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम मस्त, ये तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि भाषा शिक्षण में 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। पहला कौशल होता है श्रवण, सभी लोग जानते होंगे, श्रवण कौशल पहला होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका भाषण कौशल होता है, तीसरा होता है पठन कौशल, और अंतिम कौशल आपका लेखनम होता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न ज़्यादा आते हैं, एक क्रम में पूछा जाता है, तो पहला ये होता है आपका, ठीक है, पहला सभी लोग नोट करेंगे, क्रम में आता है श्रवण, फिर भाषण, पठन, लेखन, ये आपका क्रम में आता है एक प्रश्न। फिर एक प्रश्न आता है कि भाषा शिक्षण कौशल का प्रथम कौशलम मस्ति, तो प्रथम कौशलम मस्ति आपका श्रवण कौशलम होता है। भाषा शिक्षण कौशल का अंतिम कौशलम मस्ति, अंतिम कौशल आपका लेखन कौशल होता है। बस ठीक है, इतना नॉर्मल सा, और बाकी डीपली क्वेश्चन आगे करने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना परिवार है, अमर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों, सभी का वेलकम अभिनंदन है। पावर बाई शिक्षा ही प्रकाश है। और बात करेंगे इस प्रश्न की, व्याकरण शिक्षण विधि से ऐसा विधि ना परिगणिते। अर्थात दोस्तों व्याकरण शिक्षण विधि में कौन सी विधि जो है नहीं मानी जाती है, परिगणित यानी कि मानी नहीं जाती। अब हमें ये नहीं पता है कि परिगणित मतलब क्या होता है, हमें भी नहीं पता दोस्तों, लेकिन अर्थात हम इस प्रश्न से समझ लेते हैं कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, इतना समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण विधि ऐसा है जो ना शब्द आया मतलब ना होगा। ठीक है, तो अभिनय विधि नहीं होती है, आगमन विधि नहीं होती, निगमन विधि होती है, या प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है। तो सभी लोग जानते हैं व्याकरण शिक्षण, तो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि होती, आगमन निगमन तो जान है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आगमन विधि निगमन विधि जान है, तो व्याकरण जहान है। ठीक है, तो आगमन निगमन जान कहलाती है दोस्तों
प्राणवायु कहलाती है व्याकरण शिक्षण की, ठीक है। आगमन निगमन विधि ये तो होगा ही होगा, और प्रत्यक्ष विधि भी आपकी व्याकरण शिक्षण की विधि मानी जाती है। और आप बोलेंगे अभिनय विधि, अभिनय विधि सभी लोग, अभिनय किस में होता है, कथा कथन कहानी में अभिनय किया जाता है, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। तो नेगेटिव प्रश्न था, और तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अध्यापकेन काव्यमयम वातावरणम कश्याम पाठ योजनायाम, ठीक है, स्पष्टम। स्पष्टम मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप में, ठीक है। मतलब कि अध्यापकेन काव्यमय, देखिए अध्यापक के काव्य में, काव्य का वातावरण जो है, कश्यामनी कौन से पाठ योजना का मानते हैं। अब इतना समझ आ गया कि अध्यापक के काव्य, अब काव्य की बात आ गई तो काव्य सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, काव्य कहानी कविता काव्य सूक्तियाँ हो गई, ठीक है, ये सभी काव्यमय में आता है। तो आप एक अध्यापक है, संस्कृत के अध्यापक मान लीजिए, काव्य का वातावरण ही अगर बच्चों को पढ़ाना होगा, ठीक है, तो कौन से पाठ योजना का उपयोग करेंगे, व्याकरण पाठ योजनायाम, नाटक पाठ योजनायाम, पद्य पाठ योजनायाम, या आपका गद्य पाठ योजनायाम, ठीक है। तो काव्यमय की बात करते हैं तो पद्य आ जाता है, सभी लोग जाएंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आपका फीडबैक जरूर है दोस्तों, आपका फीडबैक जैसा भी हो सबका सम्मान होता है, अपना फीडबैक दें, सहयोग करें जायसवाल सर को, शिक्षा को सपोर्ट करें दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यमम अस्ति, यानी कि विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम क्या होता है। विचार संप्रेषण यानी कि बोलचाल जो होता है, हम आपसे बोलते हैं, ठीक है, परिवार में जो बोलते हैं विचार करने, विचार संप्रेषण ही बोलचाल की भाषा, ठीक है। तो विचार संप्रेषण का प्रभावी जो माध्यम होता है वह आपका अभिव्यक्ति कहलाता है, शैली हो गया, कौशल हो गया, यह भाषा कहलाती है, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं, आपका जो अभिव्यक्ति, आपका यहाँ पे सब कुछ होता है, अभिव्यक्ति आपकी योग्यता क्या है, आपकी सोच क्या है, ये कहलाता है अभिव्यक्ति, ठीक है। शैली कैसी है आपकी बात करने की, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें हो गई, नकारात्मक है सकारात्मक है। और कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं। तो विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम आपका भाषा होता है दोस्तों, ठीक है। प्रभावी माध्यम भाषा से ही बात करेंगे भैया, ठीक है। कोई आपका जो होम भाषा होती है, मातृभाषा होती है, उससे ज़्यादातर विचार संप्रेषण होता है। तो मातृभाषा होता तो मातृभाषा पे होता, लेकिन केवल भाषा भर है, तो आपका आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। समानतः अनुवादस्य कति भेदाय भवन्ति, समान रूप से अगर अनुवाद देखा जाए तो अनुवाद के कितने भेद होते हैं। समानतः समान रूप से अनुवाद के भेद बताना है, कितने भेद होते हैं। चत्वारई है, त्रयी है, पंच, सप्त, यानी 4 प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, या आपके 7 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आपका कमेंट सम्मान है, आप लोग कमेंट करें और अंत में जरूर बताइए आज की क्लास में 15 में से कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तैयारी बिल्कुल सिलेक्शन की है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो समानतः अनुवादस्य कति भेदाय भवन्ति, दोस्तों अनुवाद हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। अगर अनुवाद देखा जाए, ठीक है, समानतः अनुवाद आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब ये आता है कि सर ये भी बता दीजिए ना कि अनुवाद 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर पूछ लिया गया, ठीक है, अनुवाद देगा कि समानतः अनुवादस्य भेदाय, ठीक है, भेदाय न भवन्ति हो जाए, ठीक है, ना ऑप्शन आ गए, नेगेटिव प्रश्न आ गए, तो कैसे करेंगे। तो भैया, ठीक है, तो पहला ही होती है पुस्तक विधि, जो आपके सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। दूसरी होती है द्विभाषा विधि, जिसे श्रेष्ठ विधि माना जाता है, और ये भाषा जैसे सम्मेलन वेलन वगैरह होता है उसमें ये, ठीक है, रूपांतरित हो जाती है। द्विभाषा मतलब जैसे कोई अब अंग्रेजी में बोल रहा है, उसको हिंदी में रूपांतरित करना, कोई संस्कृत में बोल रहा है, उसको हिंदी में रूपांतरित करना है, वह द्विभाषा विधि के द्वारा होती है, उसे श्रेष्ठ विधि भी माना जाता है। और तीसरी आपकी होती है दोस्तों तुलना एवं अनुकरण विधि, जिसे आदर्श अनुवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो समानतः अनुवाद करने की 3 आपकी जो विधि हैं, एक पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है दोस्तों एनसीईआरटी की बात आती है, ठीक है। एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन क्षेत्रे कार्य करोति, यानी जो आपके एनसीईआरटी की संस्था है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो आपकी संस्था है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में कार्य करती है। राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्र में, राष्ट्रीय युवा शिक्षण के क्षेत्र में, या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्र में। अब एक बार आप क्वेश्चन पे प्रश्न पर देखिएगा कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, किस संस्था। भैया एनसीईआरटी तो यहाँ पे एक क्या है, संक्षिप्त रूप में है आपका, ठीक है। तो इसका अगर विस्तृत में पूछा जाए, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए एनसीईआरटी का, तो वह होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद होता है,
ठीक है, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधोक्ताय परीक्षाएं मौखिक परीक्षाएं अंग नस्ति, यानी अधोक्ताय मतलब अधोलिखित में से आपकी अधोलिखित परीक्षा में से मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है। नस्ति मतलब नहीं है, तो इनमें से मौखिक परीक्षा का अंग कौन सा नहीं है? देखिए, शलाका परीक्षा आपकी मौखिक परीक्षा का अंग होता है। शास्त्रार्थ परीक्षा हो गया, ये भी मौखिक परीक्षा का अंग होता है। ठीक है, साक्षात्कार परीक्षा भी मौखिक अंश का होता है, जैसे प्रैक्टिकल में होता है ना। प्रैक्टिकल में देखते होंगे लिखित और मौखिक दो प्रकार के होते हैं, उसे साक्षात्कार भी बोल लेते हैं। ठीक है, और आपके एक होता है नीलपत्र निर्माण। तो नीलपत्र निर्माण दोस्तों यह आपके मौखिक परीक्षा का नहीं होता। नीलपत्र निर्माण यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। जिसे हम दोस्तों ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं, वह हमारा होता है नीलपत्र निर्माण परीक्षा। और ये कब किया जाता है? जब आप जब शिक्षक होंगे, अध्यापक बनेंगे। ठीक है, जब आपको पाठ्य पुस्तक के पहले, ठीक है, जो आपका ब्लूप्रिंट बनाना होता है, परीक्षा के पहले देखते होंगे, जैसे आपका ये टीटी का एग्जाम है, इसमें ब्लूप्रिंट आता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आदर्श प्रश्न पत्र जिसे बोल देते हैं। तो ब्लूप्रिंट तैयार करना वह हमारा नीलपत्र निर्माण करना, तो ये आपके मौखिक परीक्षा का अंग नहीं माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित सूक्तीय समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत नाहि ज्ञानेन पवित्रमिहि विद्यते। अब देखिए, यहाँ पे सूक्ति दी गई है और सूक्ति में रिक्त स्थान दे दिया गया कि नाहि ज्ञानेन खाली स्थान पवित्रमिहि विद्यते। अब इसमें बताना खाली स्थान पे ज्ञानेन सार्धम पवित्रमहि विद्यते, ज्ञानेन सह पवित्रमहि विद्यते, ज्ञानेन सदस्रम पवित्रमहि विद्यते, या ज्ञानेन शाकम पवित्रमहि विद्यते। तो पहले बात जान लेते हो, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सदस्यम होगा कि ना ही ज्ञानेन सदस्यम पवित्रमहि विद्यते। अर्थात दोस्तों इसका अर्थ होता है कि मनुष्य लोक में ज्ञान के समान प्रवृत्त करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर इस लोक में देखें तो क्या है? ज्ञान के समान पवित्र, ठीक है, करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं मिलता है। इसलिए बोलते हैं पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दो महत्वपूर्ण और प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधे भवति। अर्थात दोस्तों जो व्यवहार कौशल होता है, व्यवहार कौशल में इत्यस्य मतलब इनमें से गुण में, ग्रहण कस्माद् विधि भवति, यानी व्यवहार कौशल में इनमें से कौन सा गुण का ग्रहण किया जाता है, कौन से विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है? पाठ्य पुस्तक की विधि के द्वारा, व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा, पाठशाला विधि के द्वारा, या आपके प्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। तो आई थिंक आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको ओपिनियन क्या होगा कि व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधे भवन्ति? आपका फीडबैक बिल्कुल चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राइट ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, यह आपका जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। हम बात करेंगे दोस्तों प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। जी हाँ, देखिए व्यवहार कौशल, देखिए नाम से ही, अगर आपको व्यवहार करना है, देखिए आप नॉर्मल होते हैं कि मेरा व्यवहार ऐसा है, आप लोग ऐसा सब सुनते होंगे। तो व्यवहार करना, जब आप किसी से प्रत्यक्ष रूप में किसी से कुछ करेंगे, सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे कुछ, ठीक है, तो किसी भी प्रकार से, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष व्यवहार कौशल। तो व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधे भवति, तो प्रत्यक्ष विधि होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 15वां प्रश्न है, और इस क्लास का 15वां प्रश्न है कि प्रोफेसर वीवी वकील महोदयन कह विधि प्रतिपादित। ये बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो प्रोफेसर वीवी वकील महोदय जो है कौन सी विधि प्रतिपादित किए थे? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, या आपकी व्याख्या विधि। तो प्रोफेसर वीवी वकील महोदय जो है, इन्होंने किस विधि का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने दोस्तों, आपका कमेंट, आपका फीडबैक चाहूँगा। तो इन्होंने दोस्तों कौन सी विधि से आप प्रतिपादन किया था? तो वह विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने प्रत्यक्ष विधि का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो आई होप ये सारी क्लासेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन सम्मान होता है, तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। ठीक है, आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, और आगे आने वाली क्लासेज होंगी बेस्ट होंगी। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स दोस्तों सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम।